आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया। और अब बात करते हैं उस सनसनीखेज मर्डर केस की जो लगातार तीसरे दिन आज भी हेडलाइंस बटोर रहा है। आज इस मर्डर केस से जुड़ी जो बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त, वो आपको बता दें। दिल्ली पुलिस अब आफताब का नार्को टेस्ट कराएगी। साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट की अर्जी लगाई थी और इसकी जो अर्जी थी उसे साकेत कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, इजाजत दे दी है कि आफताब का नार्को टेस्ट करा सकती है दिल्ली पुलिस। कोर्ट ने नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी, यानी कि जो दिल्ली पुलिस की दलील थी कि सच उगलवाने के लिए और सच का पता करने के लिए, इस मर्डर केस की तह तक जाने के लिए नार्को टेस्ट कराना आफताब का बहुत जरूरी हो जाता है, उसे कोर्ट ने भी माना और साकेत कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दिल्ली पुलिस को दे दी है। इस पूरे मामले में अब नया मोड़ तब आएगा जब नार्को टेस्ट के जरिए पता चलेगा कि आफताब ने अब तक क्या सच कहा है, क्या वो ऐसी बातें हैं जो वो छुपा रहा है। नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस को कुछ और अहम सुराग ढूंढने हैं, कुछ और अहम कड़ियां हैं जो इस मर्डर केस की वो जोड़नी है। इस वक्त जो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं वो उस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई हैं। 35 टुकड़े अपने लिव इन पार्टनर के 18 मई को किए आफताब ने, और क्या वो किसी और ऐसे ही मर्डर स्टोरी से इंस्पायर्ड था, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री है सर्च इंजन की, उससे भी कुछ बातें जो हैं सामने आ रही हैं। तो साफ ये पता चल रहा है इस वक्त जो तमाम डिटेल्स आई हैं कि जब आफताब ने मारा श्रद्धा को, उसकी छाती पर बैठकर उसकी गर्दन दबाई। देखिए ये कैसी घिनौनी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं। फिर उसने एक आरी खरीदी जिससे अपनी लिव इन पार्टनर की बॉडी को कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में काटा। 35 टुकड़े उसके शरीर के किए। फिर फ्रिज में शव के टुकड़ों को रखा। ये फ्रिज भी खास तौर पर उसने इसीलिए खरीदा था। फ्रिज में सबसे सामने उसने बताया जा रहा है कि श्रद्धा की खोपड़ी रखी थी जिसके टुकड़े उसने किए, खोपड़ी का मेकअप भी किया। और ये जो घिनौनी डिटेल्स हैं ये भी सामने आ रही है कि रोज वो फ्रिज खोलकर इसे देखता था। रात 2 बजे उठकर शव के टुकड़े फेंकने जाता था। पास ही में जो मेहरौली जंगल है उसमें, जंगल समेत कई जगह शव के टुकड़े उसने फेंके। और ये कार्रवाई उसने कम से कम 18 दिन तक की। एमसीडी की कूड़ा गाड़ी में भी शव के टुकड़े उसने फेंके। ये जो तमाम डिटेल्स हैं इस हैवानी हॉरर स्टोरी की, वो इस वक्त सामने आ रही हैं। आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद इस हत्याकांड के छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कभी वो ब्रेकअप दिखाने के लिए हत्या के बाद उसके फोन से खुद को पैसे भेजता था, तो कभी श्रद्धा के चेहरे का मेकअप करता था, कभी वो पागलपन का भी नाटक करता था। लेकिन जब उसे लगा कि वो फंस रहा है तो वो सबूत मिटाने में लग गया और पुलिस को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातें बनाने लगा, जिसके बाद आफताब के नार्को टेस्ट के लिए पुलिस को इजाजत मांगनी पड़ी दिल्ली की साकेत कोर्ट से, और वो इजाजत आज दिल्ली पुलिस को मिल गई है। तो अब जो नार्को टेस्ट है वो बेहद अहम हो जाता है। नार्को टेस्ट से कैसे इस मर्डर केस की मिस्ट्री, इसका राज खुल सकता है, किस तरह के सवाल हो सकते हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। मर्डर के बाद आखिर हथियार कहां छुपाया है, क्योंकि जो हथियार है जिससे उसने टुकड़े किए शव के, वो अभी तक नहीं मिला है। श्रद्धा की हत्या कहां और क्यों की गई, ये दूसरा अहम सवाल है जिसकी जानकारी जुटाना चाहती है दिल्ली पुलिस। हत्या के पीछे आखिर मकसद क्या था? कभी बता रहा है कि झगड़ा हुआ था, कभी बता रहा है कि विवाद कुछ और था। बार बार अपने बयान बदल रहा है आफताब। मर्डर के बाद श्रद्धा का शव उसने आखिर कहां छुपाया, कितने दिन तक छुपाया, किस स्थिति में छुपाया, श्रद्धा से कहां मिले थे आफताब, ये सवाल जो है इसका भी सही जवाब फिलहाल दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। हत्या में क्या आफताब के अलावा कोई और भी शामिल था? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसकी मदद की? आखिर श्रद्धा से दोस्ती उसने क्यों की, उसका मकसद क्या था? श्रद्धा के अलावा क्या कई और लड़कियों से भी उसके रिश्ते थे? श्रद्धा के शव के जो 35 टुकड़े उसने किए, आखिर क्यों किए? क्या सोच रही इसके पीछे? वो क्या छुपाना चाहता है? क्या सच्चाई बता रहा है? ये तमाम चीजें जो हैं नार्को टेस्ट के जरिए अब सामने आएंगी, इसकी उम्मीद है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनके अलावा
डीजीपी, पूर्व डीजीपी असम शारदा प्रसाद जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर निमेश जी देसाई हैं जो कि वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। आप तीनों का इस बुलेटिन में स्वागत है। लेकिन मैं प्रमोद से सबसे पहले जो मौका वारदात है वहां से अपडेट चाहूंगी। प्रमोद, ये बहुत बड़ी कड़ी है जो फिलहाल दिल्ली पुलिस को जोड़नी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हथियार है जिससे उसने शव के टुकड़े किए वो अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा नार्को टेस्ट? देखिए, बिल्कुल नार्को टेस्ट पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि जो पूछताछ में आफ्ताब बता रहा है क्या वो सच कह रहा है या कुछ चीज़ें वो छुपा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इसने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है, पूरे सबूतों को नष्ट किया है, तो काफ़ी शातिर है। नार्को टेस्ट से पहले हो सकता है पुलिस इसका जो है पॉलीग्राफ टेस्ट कराए, क्योंकि नार्को टेस्ट एक अंतिम टेस्ट होता है। उससे पहले कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनके साथ इसकी कई सेशन करवाए जाएंगे। अगर पुलिस को लगता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से ही उनको मदद मिल रही है तो उसके बाद वो जो है अपनी पॉलीग्राफ टेस्ट तक ही रह सकते हैं। और जिस तरीके से उनको सबूत जुटाने के लिए जो हथियार है, जो आला कत्ल है, साथ में जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो सबसे अहम है इस केस में कड़ी में मोबाइल फ़ोन है जो श्रद्धा का, वो सारी चीज़ें जुटानी है। और अभी तक इसने जो जो चीज़ें बताई है सिर्फ अभी तक पुलिस इसी की थ्योरी पे भरोसा करके जा रही थी, लेकिन वहाँ से पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। करीब 12 अभी तक जो पीसीस हैं वो मिले हैं, बॉडी पार्ट्स मिले हैं, लेकिन वो किसके हैं अभी उसका भी पता नहीं चल पाया है। तो फॉरेंसिक एविडेंस जो है इस केस में सबसे ज़्यादा अहम होने वाले हैं, क्योंकि जो इसने एसिड से जो है फर्श को धोया है, फ्रिज को साफ़ किया है, तो वहाँ से कितने एविडेंस जो है फॉरेंसिक मिल जाएंगे, ताकि क्योंकि जितना आसान ये केस वर्कआउट करना था उससे ज़्यादा मुश्किल ये केस जो है इसको कन्विक्शन तक ले जाना होगा। एविडेंस बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है, ऐसे में काफ़ी सारे एविडेंस जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कबूलनामा है और वो किसी भी वक्त पलट सकता है। पूर्व डीजीपी असम के शारदा प्रसाद जी भी हमारे साथ इस पैनल पर मौजूद हैं। सर, आप फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है, उस नाते मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर पुलिस के नजरिए से देखा जाए इस केस में जो अभी तक प्रोग्रेस हुई है उसमें आप नार्को टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं? इसके जरिए क्या ऐसी अहम जानकारी है जो पुलिस को मिल जाएगी? क्या नार्को टेस्ट जो एक्यूज है उसकी स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है या नए तथ्य सामने आए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है? जी, इस बात को पहले समझ लेना है कि नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट जब भी होगा तो वो पुलिस की गैर मौजूदगी में होता है, वहाँ पुलिस वाले मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए पुलिस का जो हक बनता है कि अभी तक जितनी भी सूचनाएं इकट्ठी हुई हैं सबको इकट्ठे करके और एक प्रश्नों के लिस्ट बनाते हैं और प्रश्नों की लिस्ट बना करके जो भी व्यक्ति नार्को टेस्ट कर रहा है, जनरली हम उनको साइंटिस्ट की श्रेणी में रखते हैं, टेक्नीशियन नहीं कहेंगे, साइंटिस्ट की श्रेणी में रखेंगे। तो इन साइंटिस्ट के हाथ में वो सवालों के जो लिस्ट है वो दी जाती है, जिससे कि वो उस पर हर सवाल पर वो उसके जवाब उस व्यक्ति से पूछें और उनके सवालों के जो जवाब मिलेंगे उससे पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। एक बात ये समझना चाहिए क्लियरली कि चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो और चाहे नार्को टेस्ट हो, इसी पर भरोसा करके किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं मिलेगा। सर, कोर्ट में इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है? हमारे कोर्ट की परीक्षा पर क्या ये पूरा उतर पाएगा? जी, वैलिडिटी, हाँ, आप देखिए वैलिडिटी यही है कि नार्को टेस्ट को अमान्य नहीं किया गया है, मैं ये कहूँगा। लेकिन नार्को टेस्ट में मैंने एक्स कहा और वाई कहा या पॉलीग्राफ टेस्ट में मैंने इस सवाल का जवाब यस दिया नो दिया, उसका कोर्ट में वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और जो गवाह सामने रखे जाएंगे, तो यहाँ तो गवाह को तो ढूंढना बहुत कठिन काम है। तो साक्ष्य क्या होंगे कि जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो चीज़ें जाएंगी उस पर क्या रिपोर्ट्स आती हैं और उसको कैसे हम व्यक्ति से रिलेट कर देते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट। तो ये तो हमने पुलिस के नजरिए से इस वक्त जो नार्को टेस्ट की अहमियत है उसे समझने की कोशिश की। डॉक्टर निमेश देसाई जो कि वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं वो भी हमारे साथ पैनल पर हैं। डॉक्टर देसाई, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक तो नार्को टेस्ट का साइकोलॉजिकली एक एक्यूज से क्या कुछ निकलवाया जा सकता है इसके जरिए, और दूसरा क्या कोई और भी ऐसे टेस्ट हैं जिनके साथ इसे करवा कर किसी की क्रिमिनलिटी या किसी की इनोसेंस को प्रूव किया जा सकता है? प्रीति जी नमस्कार। पहली बात यह कि जैसे शारदा प्रसाद जी ने कहा, हमारे सीनियर पुलिस साथी ने, नार्को एनालिसिस का जो रिजल्ट है
वो एविडेंस वैल्यू नहीं रखेगा कानूनी रूप से। लीड्स मिल सकती है पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, या सेकेंडरी सपोर्ट मिल सकता है बाकी जो एविडेंस प्रेजेंट किया जाए। एक कदम और पीछे जाएं प्रीति जी, नार्को एनालिसिस का इस्तेमाल दो प्रकार से होता है। एक तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ मरीजों की मदद करने के लिए, वो अलग तरीका है। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में नार्को एनालिसिस का वैल्यू है वो ये है कि जैसे ये व्यक्ति है, अगर वो जानबूझ के चीजें छुपा रहा है, तथ्य छुपा रहा है, तो वो जो कॉन्शियस सप्रेशन है, वो केमिकल इफेक्ट के कारण वो कॉन्शियस सप्रेशन कम कर दिए जाते हैं या मिट जाते हैं। उस कारण व्यक्ति के दिमाग में जो तथ्य या जो विचार हैं वो सामने आकर आते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे शारदा प्रसाद जी कह रहे थे, जो एविडेंसेस होंगे कोर्ट में, ज्यादा से ज्यादा जिसने कंडक्ट किया नार्को एनालिसिस, वो व्यक्ति, वो साइंटिस्ट खुद विटनेस बन जाता है विद द रिकॉर्डेड एविडेंस। ऑफ कोर्स प्रतिपक्ष के व्यक्ति को, डिफेंस काउंसिल को भी हक रहेगा कि उस एविडेंस को काउंटर करे। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरा जितना अभी तक का तजुर्बा है ऐसे केसेस में, लीड्स, जैसे आपने सही कहा था, लीड्स मिल जाती है पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए। वो सबसे बड़ा यूजफुल है जिसको व्यक्ति खुद छुपाना चाहता है। और खासकर ऐसा व्यक्ति जो यहाँ है, साकेत कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को इजाजत दे दी कि नार्को टेस्ट करवाएं आफ्ताब का, कुछ लीड्स मिलती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए और इस केस में इन्वेस्टिगेशन जो है और पुख्ता हो पाएगी। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। मैं एक बार फिर से दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ किस तरह से ये जो हॉरर स्टोरी है ये एक एक करके सामने आई है। जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक सबसे पहले तो ये पता चला है कि लड़ाई हुई दोनों के बीच, आफ्ताब और श्रद्धा के बीच। उसके बाद छाती पर बैठकर श्रद्धा की, आफ्ताब ने उसकी गर्दन दबाई और उसके बाद एक जो आरी खरीद कर लाया वो उससे उसके शव को काटा। बॉडी के 35 टुकड़े किए गए और फिर फ्रिज में शव के टुकड़ों को रखा गया। ये जो फ्रिज है ये भी स्पेशली खरीद कर लाया था जिसकी रसीद पुलिस को मिल गई है। फ्रिज में बताया जा रहा है कि उसने सबसे सामने खोपड़ी रखी थी और उसका मेकअप भी करता था। हैवानियत की हद देखिए, रोज बताया जा रहा है कि फ्रिज खोलकर देखता भी था इसे और रात के 2 बजे उठकर वो शव के टुकड़ों को फेंकने जाता था। पास ही में जो मेहरोली जंगल है वहां पर अलग अलग हिस्सों में उसने इस शव के टुकड़े फेंके, लेकिन जंगल समेत कई और जगह भी शव के टुकड़े उसने फेंक दिए थे, जिसमें कि एमसीडी की कूड़ा गाड़ी भी शामिल है जहां पर उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके। मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे जुड़ी पल पल की अपडेट्स हमें दे रहे हैं। और प्रमोद, ये किस तरह की मानसिकता दिखाता है? क्या ये भटकाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को पागल दिखा रहा है, अपने आप को साइको दिखा रहा है, जिसके चलते वो बता रहा है कि मैंने सबसे सामने खोपड़ी रखी थी, खोपड़ी पर मेकअप कर रखा था? ये किस तरह का कन्फेशन है और इसे पुलिस किस तरह से देख रही है? देखिए, बिल्कुल हैवानियत की सारी हदें इसने पार कर दी हैं और जिस तरीके से इसने इस पूरे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है और सबूतों को नष्ट किया है, और उसके बाद जिस तरीके से ये घर पे रह रहा था, अपने ऑफिस जा रहा था और आस पड़ोस में रह रहा था, हत्या करने के बाद जब ये फ्रिज खरीदने गया है, चाकू खरीदने गया है, यहाँ हॉस्पिटल गया है, तो जो भी इससे मिला उसने इसे नॉर्मल आदमी तो नहीं माना, इसे ओवर कॉन्फिडेंट ऐसा आदमी माना जो कि एक अलग ही दिखता है कि हत्या करने के बाद भी कोई इतना नॉर्मल कैसे रहता है। और जिस तरीके से इससे बात कर रहा है तो एक तरीके से बहुत ही पढ़ा लिखा शख्स है, ये पढ़ा लिखा है, किताबें पढ़ने का शौक़ से अंग्रेजी ही में ही ज़्यादातर ये बात करता है। और जितना कॉन्फिडेंट ये है उसको देख के ये खुद पुलिस को मान रही है कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना इसकी एक प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि इसे पता था कि जितना ये मतलब डाउन टू अर्थ रहेगा, नॉर्मल लाइफ जिएगा, किसी को शक नहीं होगा। और श्रद्धा की मौत हो चुकी है ये किसी को ना पता चले, इसलिए उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट को भी ये एक्टिव किए हुए था लगातार। तो जिस तरीके से इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को अब इसने सारी चीज़ें बताई, लेकिन पुलिस के हाथ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा। जो आलाए कत्ल है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो हथियार, वो पुलिस को नहीं मिला। जो बॉडी पार्ट से 5 महीने से ज्यादा हो गए वो अभी तक पुलिस को नहीं मिले। तो पुलिस के लिए चाहूंगी जो भी कन्फेशन सामने आया है शारदा प्रसाद जी अभी तक आफ्ताब का, उसमें 2-3 अहम चीजें हैं जिसमें वो अभी तक पुलिस को भटकाने में कामयाब रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि वो हथियार कहाँ है जिससे उसने शव के टुकड़े किए, फोन कहाँ फेंका, और अगर ये कह रहा है कि खोपड़ी को सबसे सामने रख रखा था फ्रिज में जब टुकड़े किए, तो फिर उसको जब फेंकने गया होगा उसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। किस तरह का ये हत्यारा है, किस तरह की उसने हैवानियत दिखाई है, क्या पुलिस फेस वैल्यू पर ले सकती है इसके कन्फेशन को?
देखिए, जो भी कन्फेशन वो दे रहे हैं, उस कन्फेशन पर हमको आगे तो काम करना ही होगा। सीधे सीधे किसी भी चीज़ को, किसी भी साक्ष्य को जो भी आता है उसको नकारा नहीं जाएगा, उस पर लीड थोड़ा बहुत भटकाया जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस केस में पुलिस सक्षम होगी और पार्ट्स को रिकवर करने में भी सक्षम होगी और उनको अंत तक ले जाने में, जो उनका अंजाम है वहां तक ले जाने में भी सफल होगी। और जो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है ये एक विशेष प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा तो ये वैलिड भी होगा, कोर्ट में वैलिड होगा। और जो वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस कंडक्ट आफ्टर कमिटिंग क्राइम, ये भी वैलिड है, ये भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि ये इन्होंने इस प्रकार की कोशिश की, उसके लिए अलग से पनिशमेंट भी है। और ये कोई आफ्ताब की जो ये हैवानियत वाली हरकतें हैं, इनका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उससे डॉक्टर देसाई से बात करना चाहूंगी। डॉक्टर देसाई, ये किस तरह की इंसानियत तो है नहीं, और जैसा कि प्रमोद भी कह रहे थे कि हैवानियत की हर हद पार करते हुए इसने जो सामने बातें रखी हैं, ये इसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में क्या बताती हैं आपको? प्रीति जी, मोटे तौर पे मैं फर्क करना चाहूंगा स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर जैसी मानसिक बीमारियों का साइकोपैथिक पर्सनालिटी से। जो आप और आपके साथी आम नागरिक के तरफ से नजरिए से जो कह रहे हैं, हैवानियत और जो इसके कर्म है सारे, ये जरूर साइकोपैथिक पर्सनालिटी के निदान से फिट होंगे। यहाँ मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा, जो आप पहले सवाल उठा रही थी, कि मानसिक बीमार होने का अगर ये कोशिश करता भी है नौटंकी या मैनिपुलेशन करने की, तो कानूनी रूप से साइकोपैथिक पर्सनालिटी को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर जैसी मानसिक बीमारी में भी पूरी जांच के बाद शायद कानून या कोर्ट उसको वो बेनिफिट देता है, लेकिन साइकोपैथिक पर्सनालिटी को बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। छोटी सी बात मैं जो बार बार कह रहा हूं हर चैनल पे, मैं कहना चाहूंगा प्रीति जी, कि सामाजिक रूप से ये महत्व की बात है कि हम साइकोपैथिक पर्सनालिटी को मानसिक बीमारी से कंफ्यूज न करें, क्योंकि मानसिक बीमारियों के बारे में स्टिग्मा कम हो रहा है, लोग सामने आ रहे हैं, सामाजिक माहौल अच्छा बन रहा है। साइकोपैथिक पर्सनालिटी क्रिमिनल टेंडेंसी बिल्कुल अलग कंडीशन।